नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। राज्य में अल्पसंख्यकों को मान्यता देने में विफल रहने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2F की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में 4 सप्ताह का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस बार जवाबी हलफनामा दाखिल करने में विफल रहती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में 7,500 रुपए जुर्माना के तौर पर जमा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष दुर्भावनापूर्ण या विकृत होते हैं, सबूतों पर आधारित नहीं होते हैं या अप्रासंगिक सामग्री पर विचार करने या प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करने पर आधारित होते हैं या ऐसे होते हैं कि वे समान परिस्थितियों में रखे गए किसी भी उचित व्यक्ति द्वारा प्रदान नहीं किए जा सकते थे, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार उपलब्ध हैं। न्यायमूर्ति KM जोसेफ और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के 16 दिसंबर 2008 के फैसले अपेक्षित निर्णय के खिलाफ सिविल अपील पर विचार कर रही थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कोविड-19 मामलों में गिरावट को देखते हुए 1 फरवरी से पूरी तरह वर्चुअल मोड से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया। इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा 30 जनवरी को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें कहा गया कि सभी पीठ 1 फरवरी 2022 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अदालत का संचालन करेगी। इसमें यह भी कहा गया कि सभी श्रेणियों के मामलों की सूची के लिए उल्लेख को हटा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट 10 जनवरी से केवल 50% न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है। इससे पहले पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ राज्यों में कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए और न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 जनवरी से वर्चुअल मोड के जरिए ही मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म लाइमलाइट पर रिलीज होने वाली फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK माहेश्वरी की बेंच ने याचिकाकर्ता को अपने आदेश में हाईकोर्ट जाने की छूट देते हुए कहा, अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका केवल तभी दायर की जा सकती है जब मौलिक अधिकार के उल्लंघन का सवाल हो। याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ प्रतीत होता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक नागरिक है और चिंता का एक गंभीर कारण हो सकता है। याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करेगा। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को द्वितीय वर्ष की LLB छात्रा मोफिया परवीन के पति सुहेल को जमानत दी। पीड़िता ने घरेलू दुर्व्यवहार और दहेज उत्पीड़न का हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति गोपीनाथ P शर्तों के साथ जमानत देने के इच्छुक थे। कहा कि निरंतर हिरासत आवश्यक नहीं हो सकती है कि आरोपी ने पहले से ही जेल में 65 दिनों से अधिक समय बिताया है और क्योंकि अंतिम रिपोर्ट इस मामले में दायर की गई है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जब न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है तो सरकारी वकील द्वारा ऐसी सामग्री पर भरोसा करके बचाव नहीं किया जा सकता है जिसे प्राधिकरण के सामने कभी नहीं रखा गया था, भले ही ये अस्तित्व में हो। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस S कुमार की खंडपीठ ने सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर के एक आदेश को रद्द करते हुए कहा, सरकारी वकील विकास कुमार ने मामले में अतिरिक्त सामग्री पेश करके आदेश को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। ये प्रयास प्राधिकरण के समक्ष नहीं किया गया बल्कि इस न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती देते हुए दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने हाल के एक मामले में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 45(1) में जमानत की जुड़वा शर्तों, जिन्हें निकेश टी शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 11 SAC 1 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया गया था,
2018 के संशोधन अधिनियम 13 के तहत विधायी हस्तक्षेप के मद्देनजर पुनर्जीवित किया गया है। इन टिप्पणियों के साथ खंडपीठ ने समीर एम भुजबल बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय में बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की ओर से पहले व्यक्त किए गए विचार से हट गई है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाल ही में दोहराया था कि 45 के तहत जमानत देने के लिए जुड़वा शर्तें लागू नहीं थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरजातीय जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की है, जो महिला के परिवार के सदस्यों के हाथों ऑनर किलिंग की आशंका जता रहे थे। कोर्ट ने देखा कि जोड़े के जीवन और स्वतंत्रता की संवैधानिक अधिकार को खतरा है। बेंच ने देखा कि मामला प्रकृति में संवेदनशील है क्योंकि पक्षकार विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामला संवेदनशील प्रकृति का है क्योंकि इसमें शामिल पक्षकार विभिन्न धार्मिक समुदाय से संबंधित है। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी भारत के संविधान द्वारा दी गई है और ये संरक्षित होने का एक आवश्यक अधिकार है और वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के कहने पर याचिकाकर्ता का अधिकार खतरे में है। अदालत कपल द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पुलिस को महिला के परिवार के सदस्यों से कपल के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। आरोपी के वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया और एक 72 वर्षीय व्यक्ति के रूप में वो पहले से ही लगभग 16 महीने तक हिरासत में रहा है। अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादी नंबर 2 को दी गई नियमित जमानत की रियायत वापस ले ली जाती है, जमानत बॉन्ड रद्द कर दिए जाते हैं और प्रतिवादी नंबर 2 को संबंधित जेल प्राधिकरण के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में एक 72 वर्षीय व्यक्ति को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। इस व्यक्ति पर 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप है। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार और पॉक्सो एक्ट लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता ने CRPC की धारा 227, धारा 439(2) के तहत एक याचिका दायर कर आरोपी को जमानत देने के आदेश का विरोध किया था। याचिकाकर्ता के वकील आशीष कुमार ने तर्क दिया कि आरोपी को बाहरी कारणों से जमानत दी गई। उन्होंने पीड़िता के बयान की ओर इशारा किया कि अपराध करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को घटना की पुलिस को रिपोर्ट न करने की धमकी दी और उसे जान से मारने की भी धमकी दी। इससे पहले आरोपी ने 2 बार जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसमें से दोनों खारिज हो गए। राज्य की ओर से पेश APP संजीव सबरवाल ने भी याचिका का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने लगातार बयान दिए जो FSL परीक्षा और उसके मेडिको लीगल केस से पुष्ट होते हैं। मामले के गुण दोष पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए जस्टिस मनोज ओहरी ने कहा, जांच और मुकदमे के दौरान पीड़िता के साथ साथ उसके MLC के बयानों के प्रथम दृष्टिकोण पर ये न्यायालय प्रतिवादी नंबर 2 को जमानत देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि ये मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत विकृति से ग्रस्त है और टिकाऊ नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि जिरह करने पर पीड़िता ने आरोपी की सही पहचान की। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। साथ ही इस सुझाव से भी इनकार किया कि वो अपनी मां के कहने पर झूठा बयान दे रही थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।